हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, हम मराठों के बारे में पढ़ चुके हैं। मराठों के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। इसके अलावा पेशवाओं के बारे में आपको बता दिया था, पेशवाओं का उदय, पेशवाओं के द्वारा की गई उपलब्धियां, मराठा साम्राज्य में उनका योगदान, सब कुछ हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेशवाओं के उदय के अंतर्गत आ सकता है। यानी कि 7 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए शायद नहीं आएगा, लेकिन 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है, पूछा जा सकता है। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, परिणाम और प्रभाव, तीनों में से जो है, तीनों के बारे में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। पानीपत के युद्ध के बारे में वर्णन कीजिए, पानीपत के युद्ध का उल्लेख कीजिए, पानीपत के युद्ध में मराठे क्यों परास्त हुए, विवेचना कीजिए। इस तरीके से कैसे भी करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यानी पानीपत जो है, पानीपत का तृतीय युद्ध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम इसको ऐसे आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन क्योंकि ये बालाजी बाजीराव से संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपको स्किप लगेगा कि हाँ इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको करने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और जिस समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस समय जो है मराठा के जो पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव, यानी तृतीय पेशवा बालाजी बाजीराव उस समय जो है सिंहासन पर थे, क्योंकि शाहू की मृत्यु हो चुकी थी। और शाहू की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि शाहू के कोई पुत्र नहीं था, अतः पेशवा बालाजी बाजीराव ने छत्रपति का पद समाप्त करके पेशवा का पद ही अब राजा का पद बना दिया था। तो इस तरीके से जो है, जिस समय पानीपत का युद्ध हुआ था, उस समय मराठाओं का जो शासक था वो था बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव, कल हम इसके बारे में पूरा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे युद्ध के बारे में। बालाजी बाजीराव के समय में 1761 में बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या कारण थे, ऐसे कौन से कॉजेस थे, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये युद्ध अवश्यंभावी हो गया। क्योंकि 1760 में, ठीक है, 1760 में जो है अहमद शाह अब्दाली पानीपत के मैदान में आके डट गया था। मराठाओं की सेनाएं भी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी, दिल्ली को अधिकृत कर चुकी थी, और उसके बाद उनकी सेनाएं भी पानीपत नामक स्थान पर जाके डट चुकी थी। और लगभग, और युद्ध कब हुआ है, युद्ध हमारा स्टार्ट हुआ 1761 में, तो लगभग 1 वर्ष तक जो है दोनों की सेनाएं आमने सामने रही, और 1 वर्ष बाद ये युद्ध जो है स्टार्ट हुआ था। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी, ऐसी क्या चीज़ जो है क्रिएट हुई, कौन सी ऐसे जो है परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से जो है पानीपत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो कारण आएगा, ठीक है, सबसे पहला कारण आएगा अब्दाली की महत्वाकांक्षा, यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह का उत्तरदायी था, या नादिर शाह का जो है पूरी तरीके से, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आया था। यूँ तो उसका बेटा नहीं था रियल, लेकिन नादिर शाह उसको पुत्र की तरह ही रखता था। और उसके बाद जो है अफगान जो सत्ता है, अफगान जो शक्ति है, वो अहमद शाह अब्दाली के पास ही जाकर सिमट चुकी थी। तो पूरी तरीके से जो है अफगान साम्राज्य को विस्तृत करने की दृष्टि से अहमद शाह अब्दाली ने जब नादिर शाह का साम्राज्य संभाला, तो उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि नादिर शाह ने लगातार भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, नादिर शाह ने लगातार भारत पर आक्रमण किए थे, और लगातार आक्रमण करने की बदौलत जो है उसने पूरा पंजाब जो है विजिट कर लिया था। ठीक है, वैसे तो हम इसके बारे में जो है पढ़ चुके हैं, कई बार जो है हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जो है आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर पूरा जो है साम्राज्य था वो अफगानों का साम्राज्य था। ठीक है, अफगान साम्राज्य यहाँ पूरा फैला हुआ था। नादिर शाह ने जो है लगातार भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। जब भारत पर आक्रमण होने शुरू हुए तो नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आया था। जब अहमद शाह अब्दाली आया तो नादिर शाह ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जो है जब अब्दाली आया तो अब्दाली ने भी पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, यानी पश्चिमी पंजाब जो है वो अहमद शाह अब्दाली के अधिकार में आ चुका था। लेकिन बालाजी बाजीराव के समय में जो है, बालाजी बाजीराव ने जो मुगल जो शासन था उसमें हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद जो है
मुगलों के साथ संधि की, चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त की और पंजाब को भी अपने अधिकार में ले लिया। अब जब पंजाब को अधिकार में ले लिया तो अहमद शाह अब्दाली, जो कि इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके विजित प्रदेशों पर कोई अपना अधिकार करे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अहमद शाह अब्दाली स्वयं जो है एक महत्वाकांक्षी सम्राट था और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो भारत पर आक्रमण करे और भारत को भी अधिकृत करे, ठीक है, यानी कि भारत में जो है दिल्ली और उसके पास भी जो है पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करे। तो उसकी इच्छा थी, वो महत्वाकांक्षी सम्राट था, पूरी तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे और भारतीय प्रदेशों को जीतना भी शुरू कर दिया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध का सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो था वो यही था कि अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा। अहमद शाह अब्दाली एक महत्वाकांक्षी सम्राट था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना जो है उसका मुख्य उद्देश्य था। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब और दिल्ली पर तो आक्रमण होना ही था, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो था मराठों का मुगल राजनीति में हस्तक्षेप, ठीक है। मराठों का मुगल राजनीति में हस्तक्षेप दूसरा कारण था पानीपत के युद्ध का। मराठे जो है, यानी कि मराठे पूरी तरीके से जो है भारत में यहाँ साम्राज्य कर रहे थे और पूरी तरीके से ये भी अधिकृत कर लिया था। यहाँ निजामों से भी लेते थे, बंगाल से भी ले रहे थे, लगभग राजपूता क्षेत्र से भी ले रहे थे, ठीक है। तो दिल्ली क्षेत्र जो है, लेकिन उन्होंने जबरन जो है दिल्ली पर अपना अधिकार करने की चेष्टा की। मुगलों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाया उन्होंने और दिल्ली पर जो है पूरी तरीके से अपना अधिकार स्थापित करने के लिए दिल्ली पर जो है कमज़ोर शासकों की स्थिति को देखकर दिल्ली पर अधिकार करने की इच्छा उन्होंने रखी। खैर ये इच्छा सभी पेशवाओं ने रखी थी, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदल चुकी थी। तो उन परिस्थितियों में भी जो है, क्योंकि मुगल निरंतर कमज़ोर हो रहे थे और सफदरजंग जो कि शाह आलम द्वितीय का वजीर भी रहा था, तो उसने जो है पूरी तरीके से मराठों के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा और संधि उन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली। मराठों ने तुरंत स्वीकार कर ली, चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त किया, साथ में पंजाब भी ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मराठों ने लगातार मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको आर्थिक लाभ तो हुआ, लेकिन आर्थिक लाभ होने के साथ जो है उन्हें बेकार की राजनीति में भी फंसना पड़ा। यानी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण पंजाब को प्राप्त करने के लिए हुआ था, दिल्ली को प्राप्त करने के लिए हुआ था। जब पंजाब जो है मराठों ने अधिकृत कर लिया तो ये जबरन जो है मुगलों की राजनीति में हस्तक्षेप करने का परिणाम था कि मराठे जो कि यहाँ साम्राज्य कर रहे थे पूरे तरीके से शांतिपूर्वक साम्राज्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है दिल्ली और पंजाब इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। तो जो है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं अननेसेसरी, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है मराठों के मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण अहमद शाह अब्दाली का जो है डायरेक्ट उनसे युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा कारण। तीसरा आएगा मराठों का पंजाब पर अधिकार। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि मराठों का अधिकार था पंजाब पर। जब पंजाब पर मराठों का अधिकार था तो अहमद शाह अब्दाली को अपना अधिकार, क्योंकि पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का पहले से अधिकार था, तो जब अपने पहले अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण किया, पंजाब को भी अधिकृत कर लिया और दिल्ली की तरफ उसने कूच किया, क्योंकि दिल्ली यानी मुगलों के साथ मराठों की संधि हो चुकी थी और मराठे मुगलों को सुरक्षा का आश्वासन दे चुके थे और बदले में चौथ और सरदेश मुखी लेते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनको लड़ना ही था। तो इस तरीके से जो है पंजाब पर अधिकार करने के कारण भी जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। ये कुछ प्रमुख कारण थे पानीपत के युद्ध के, जिनकी वजह से जो है पानीपत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया, पानीपत का युद्ध होना कंपलसरी जैसा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कि पानीपत का युद्ध, यानी कि पानीपत के युद्ध का घटनाक्रम। पानीपत के युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। पानीपत का युद्ध जो है ये युद्ध का घटनाक्रम है। पानीपत का युद्ध एग्जैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए भी आ सकती है। 14 जनवरी 1761 जो है वो पानीपत के युद्ध की डेट है, तिथि है। इस तिथि में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप ध्यान रखिए। इस डेट को 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने पहले से ही जो है योजना बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको पंजाब अधिकृत करना था। अफगान साम्राज्य से निकलकर वो 1759 में 1759 में जो है अब्दाली का पंजाब में प्रवेश हो चुका था। पंजाब में प्रवेश होते ही उसने 1759 को पूरी तरीके से पंजाब को अधिकृत कर लिया मराठों से, ठीक है।
क्योंकि मराठे परास्त हो चुके थे पंजाब में, मराठों ने जो अपना प्रभाव जमा रखा था पंजाब में, इसलिए उस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, वापस अपनी सत्ता वहां स्थापित करने के लिए ही बालाजी बाजीराव ने एक बड़ी संयुक्त सेना जो है वो अपने योग्य सेना नायक सदाशिव राव भाऊ और अपने पुत्र विश्वास राव के साथ जो है भेजी थी। ठीक है, इसमें मराठों के दो प्रमुख थे सेना नायक, एक तो सदाशिव राव भाऊ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन भी, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव जो है वो मराठा साम्राज्य की तरफ से लड़े थे, मराठों की तरफ से लड़े थे। सदाशिव राव भाऊ को सेना नायक नियुक्त किया गया था और विश्वास राव जो कि बालाजी बाजीराव का योग्य पुत्र था उसको भी जो है सैन्य संचालन के लिए साथ में भेजा गया था। तो इस तरीके से जो है ये मराठों की जो है सेना थी, या मराठों के सेना नायक थे जिन्होंने लड़ा, और अब्दाली जो है वो अपनी सेना को लेकर लड़ा था। तो इस तरीके से पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली ने 1759 में अपना अधिकार कर लिया था। 1759 में जो है अब्दाली का अधिकार पंजाब पर हो चुका था। उसके बाद उसने वो आगे बढ़ा, दिल्ली की तरफ बढ़ा, और दिल्ली में पानीपत नामक स्थान पर जो है दोनों की सेनाएं आकर आमने सामने हो गई। यानी कि इधर से जो है मराठों की सेनाएं चली, उधर से अब्दाली पंजाब को अधिकृत कर चुका था। पंजाब से निकलकर वो पानीपत नामक स्थान पर जो है 1760 यानी 1760 ईस्वी में जो है 1760 में दोनों की सेनाएं जो है आमने सामने आकर डट चुकी थी। किस किस के अंडर में? मराठों की तरफ से सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव, ठीक है, और मराठों की तरफ से अब्दाली, दोनों की सेनाएं जो है यानी कि अब्दाली की तरफ से तो स्वयं अब्दाली था, लेकिन मराठाओं की तरफ से था सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव जो है वो मराठाओं के सेना नायक थे। मराठाओं की तरफ से पानीपत नामक मैदान पर आकर डट चुके थे और अब्दाली स्वयं ने जो है अपनी सेना का संचालन किया था। तो इस तरीके से जो है दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। सेनाएं आमने सामने आकर डट चुकी थी 1760 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी युद्ध करने की, आगे से जो है युद्ध को छेड़ने की। फिर भी जो है लंबे टाइम तक दोनों की सेनाएं पड़ी रहीं। उसमें बीच में सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि जो मराठाओं की सेना थी, मराठाओं की सेना में जो है रसद सामग्री की कमी आ गई थी और पूरी तरीके से जो है अकाल की नौबत आ गई। अब जब उनके बीच में अकाल की नौबत आ गई तो सेना जो है भूखी प्यासी मरने लगी थी। इसीलिए सदाशिव राव भाऊ ने फिर अंत में युद्ध का आदेश दिया और युद्ध का आदेश होते ही दोनों सेनाओं के मध्य में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जो है योग्य सेनापति सदाशिव राव भाऊ मारा गया, बालाजी बाजीराव का योग्य पुत्र विश्वास राव मारा गया, और इसके साथ ही जो है लगभग जो है 40,000 सैनिक भी मारे गए थे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अब्दाली की बहुत बड़ी विजय थी। बहुत बड़ी विजय होने के साथ ही जो है अब्दाली का पूरी तरीके से भारत में प्रवेश था। एक ऐसा प्रवेश, एक ऐसी शक्ति को उसने हराया था जो शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सदाशिव राव भाऊ विश्वास राव इस युद्ध में मारे गए। बालाजी बाजीराव की बहुत करारी हार थी, ये मराठों की बहुत बड़ी पराजय थी और अब्दाली की बहुत बड़ी विजय थी पानीपत के युद्ध में। तो ये युद्ध था, इस युद्ध के इतिहासवेत्ताओं ने अपने अलग अलग जो है इसके परिणाम बताए हैं कि यार इस युद्ध का क्या प्रभाव रहा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पानीपत के युद्ध के प्रभाव, यानी क्या प्रभाव रहे। पानीपत के युद्ध के प्रभाव कारण हो गए, मराठों की हार के कारण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें करेंगे मराठाओं की हार के कारण, और उसके बाद हम राजनीतिक महत्व। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा मराठाओं की हार के कारण, कि क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसे कॉजेज थे जिनकी वजह से जो है मराठा, जो कि उस समय देश की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखे जाते थे, माने जाते थे, उनकी हार हो गई, उनकी पराजय हो गई थी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था रण कौशल की कमी, यानी मराठाओं में रण कौशल की कमी थी और अब्दाली में रण कौशल ज़्यादा था, अधिक था। कैसे कि अब्दाली की जो सेना थी उसमें अच्छे और योग्य घोड़े थे। ठीक है, तेज तर्रार घोड़े थे। इसके अलावा उसकी तोपें भी हल्की थी, जिन्हें कि आसानी से इधर से उधर घुमाया जा सकता था। लेकिन यदि हम कंपेयर करें तो मराठाओं की जो तोपें थी वो बहुत भारी थी। इसके अलावा उनकी सेना में हाथी वगैरह कुछ ज़्यादा थे। ठीक है, तो रण कौशल की कमी रही। अब्दाली ने अपनी सेना का संचालन स्वयं किया था और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उसने अपनी सेना को उतारा मैदान में। लेकिन यहाँ जो है सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव जो है ऐसा करने में थोड़े से पिछड़ गए।
तो इस तरीके से जो रण कौशल की जो कमी रही दोनों के बीच में, मराठाओं में जो रण कौशल की कमी रही, वो मराठाओं की हार का पहला कारण माना जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें रण कौशल में इसके अंतर्गत ये भी आएगा कि मराठा जो है अपनी सेना के साथ जो है बहुत बड़ा लश्कर लेके चले थे। उनके साथ जो है बहुत सारी स्त्रियां भी थी, बहुत सारा जो है साजो सामान उनके साथ था, घोड़े, हाथी थे, इवन ऊंट भी बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरीके से उनका बहुत बड़ा बेड़ा जो है उनको वहाँ जमाना पड़ता था। अब जब इतने बड़े बेड़े के साथ, जबकि अब्दाली के पास जो है सिर्फ चुनिंदा जो है सैनिक होते थे, तो इस तरीके से दोनों के रण कौशल में किस तरीके से युद्ध लड़ना चाहिए, कैसी परिस्थितियों में क्या जो है करना चाहिए, इसमें कमी आई, इसमें देखा, इसमें अंतर था। इसीलिए अब्दाली जो है सफल रहा और मराठे थोड़ी से असफल रहे थे। ठीक है, दूसरा कारण इसमें आएगा, मराठाओं की हार का दूसरा कारण है सेना में अंतर, यानी कि सेना की संख्या में अंतर था। अहमद शाह अब्दाली अपने 60,000, ठीक है, अपने 60,000 घुड़सवारों को लेकर आया था, चुनिंदा घुड़सवारों को लेकर लड़ने आया था, जबकि मराठाओं के पास सिर्फ 45,000 सेना ही थी। ठीक है, 45,000 सेना से वो लड़ रहे थे और वो 60,000 सेनाओं से लड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सेना में अंतर था। इसके अलावा जो है अहमद शाह अब्दाली जो सेना साथ लेकर आया, उसके साथ जो है उसने भारतीय मुस्लिमों की सेना को भी संगठित कर लिया था, इसीलिए उसकी संख्या बहुत अधिक हो गई थी, 60,000 तक पहुंच चुकी थी। जबकि मराठाओं को सहयोग देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समस्त निकटवर्ती राज्यों को नाराज कर रखा था, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करके। तो इस तरीके से न सिखों ने उनका साथ दिया, न जाटों ने दिया, इसके अलावा न ही जो है बंगाल की तरफ से उन्हें कोई सहयोग प्राप्त हुआ, न दक्षिण से कोई सहयोग मिला, तो वो स्वयं अकेले ही लड़ रहे थे। जबकि अब्दाली के साथ मुस्लिम और अन्य मुस्लिम राजा भी थे, भारत के ही। तो इस तरीके से सेना में भी अंतर था, मराठों की कम सेना थी, जबकि अब्दाली के पास 60,000 सेना थी। ठीक है, तो ये भी मराठाओं की हार का एक कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें मराठा सेना में अकाल। जैसा कि मैंने भी पूर्व में बताया कि रसद सामग्री की कमी की वजह से जो है मराठा सेना में अकाल पड़ गया था, भूखमरी फैल चुकी थी, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 14 जनवरी 1761 को जब युद्ध हुआ था, उससे पहले जो है सेना बुरी तरीके से भूखी थी, लगभग 4-5 दिन से जो है वो सिर्फ पानी से ही काम चला रहे थे। तो ऐसी भूखी सेना जो है किस तरीके से युद्ध जीत सकती थी, ये भी एक सोचने वाली विषय है। दूसरा जो है नेक्स्ट मराठाओं की हार का जो पॉइंट रहा वो है मुस्लिम शक्तियों का मिल जाना, यानी अहमद शाह अब्दाली के साथ मुस्लिम शक्तियों का मिल जाना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है उन्होंने मुस्लिम धर्म का हवाला देकर जो है भारतीय शासकों को अपने साथ मिला लिया, भारतीय मुस्लिम शासकों को अपने साथ मिला लिया। तो इस तरीके से जो है उसकी सेना की संख्या में वृद्धि हो गई और उसको विजय सफलता मिली और मराठा को असफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, एक और इसमें लास्ट पॉइंट आएगा सेना नायकों में अंतर, यानी मराठा और अब्दाली दोनों सेना नायकों को देखा जाए, अहमद शाह अब्दाली जो है एक योग्य सेना नायक था। इसके अलावा जिस प्रकार का रण कौशल उसने जो है पानीपत के युद्ध में दिखाया, उसको देखने से इतिहासवेत्ताओं ने इस चीज़ का विश्लेषण किया है कि दोनों सेना नायकों में सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली दोनों सेना नायकों में थोड़ा सा अंतर था। सदाशिवराव भाऊ योग्य था, वीर योद्धा था, लेकिन जो है किस समय किस परिस्थिति के सामने उसे कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, ये उसे करने में थोड़ी सी भूल रही। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो पूरी तरीके से सफल रहा और मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ पूरी तरीके से परास्त हुआ और मारा गया था। ठीक है, तो ये थे मराठाओं के हार के कारण। ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से जो है मराठा सेना परास्त हुई थी, ऐसा इतिहासवेत्ताओं ने विश्लेषण किया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा पानीपत के युद्ध के परिणाम। ठीक है, परिणाम या महत्व, पानीपत के युद्ध का परिणाम या महत्व। यदि हम पानीपत के युद्ध के परिणाम और महत्वों की चर्चा करें तो इतिहासवेत्ताओं ने पानीपत के युद्ध के परिणाम और महत्वों का जो विश्लेषण किया है उसके अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मराठा शक्ति का ह्रास। ठीक है, मराठा शक्ति का ह्रास पहला पॉइंट था। मराठा शक्ति का कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि उनका सूरज बिल्कुल ही अस्त हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन ढल अवश्य गया था, इसमें कोई शंका नहीं है।
मराठा शक्ति का ह्रास हुआ, मराठा शक्ति थोड़ी सी कमजोर पड़ी, क्योंकि इस युद्ध में मराठों के दो योग्य व्यक्ति यानी दो योग्य सेना नायक जो है सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव मारे गए थे। बालाजी बाजीराव इसको बर्दाश्त नहीं कर सके इस सदमे को, और 1761 के बाद जो है 1762 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से जो है उसके बाद जो उनका पुत्र राजा अवश्य बना था, लेकिन फिर भी जो है कुछ समय के लिए मराठा शक्ति का ह्रास अवश्य हो गया था। ये मराठा जो कि पूरे भारत पर चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे, वो मराठा जो कि पूरी तरीके से उनकी शक्ति पूरे भारत में फैली हुई थी। पानीपत के युद्ध के बाद जो है उनकी शक्ति में अवश्य कमी आ चुकी थी। ठीक है, दूसरा जो है यदि इसका मूल्यांकन किया जाए, इसके महत्व की चर्चा की जाए, तो अहमद शाह अब्दाली को भी इससे कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ था। दिल्ली पर उसने अधिकार किया नहीं था, दिल्ली के शासक के साथ उसने संधि कर ली थी, और उसके बाद जो है पंजाब के अपने प्रदेशों को जो है अपने किसी सेना नायक को देकर वो वापस जो है अफगान लौट गया था। तो इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली को इस युद्ध से कोई खास बेनिफिट्स नहीं हुए थे। ठीक है, दूसरा जो है तीसरा इसका परिणाम और महत्व की चर्चा की जाए तो अंग्रेजों को उचित मौका मिला। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का उदय। पानीपत के तृतीय युद्ध के महत्व की चर्चा की जाए तो इसमें एक और महत्वपूर्ण यानी कि जो रिजल्ट जो नजर आया था या जो परिणाम नजर आया था पानीपत के युद्ध का, वो था अंग्रेजों का उदय। क्योंकि अब मराठाओं की शक्ति का ह्रास हो चुका था, मुगल शासक पहले से ही कमजोर स्थिति में चल रहे थे, और भारत में अंग्रेज पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके थे। प्लासी का युद्ध वो जीत ही चुके थे, बक्सर के युद्ध बक्सर के युद्ध में भी उनको काफी सफलता प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से जब मराठाओं की शक्ति का ह्रास हो गया तो मराठाओं की शक्ति का ह्रास होते ही अंग्रेजों के सूर्य का उदय हो गया, क्योंकि अब उनको दबाने के लिए भारत में कोई बड़ी शक्ति थी ही नहीं जो उनके बढ़ते हुए कदमों को या उनकी महत्वाकांक्षाओं को रोक सके। तो इस तरीके से पानीपत के तृतीय युद्ध का एक और जो महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर जो आया था वो यही था कि अंग्रेजों का उदय जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से हो चुका था, क्योंकि भारत में अब ऐसी कोई महत्वपूर्ण या सुदृढ़ शक्ति नहीं थी, कोई मजबूत शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों को दबाकर रख सके। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा पानीपत के युद्ध के कारण, मराठाओं की हार के कारण, और नेक्स्ट हमारा परिणाम और महत्व, यानी पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम हुए, क्या महत्व हुए, क्या जो है भारतीय राजनीति पर उसका क्या प्रभाव निकल कर आया। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, पानीपत का युद्ध और उसके कारण, परिणाम और महत्व। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज समझ में आया हो तो आपसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत में आर्थिक दशा। ठीक है, अंग्रेजों के समय भारत की आर्थिक दशा। थैंक यू।